नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान का निर्माण चला हुआ था, तो हमने भारतीय संविधान के निर्माण में कई सारी जो बातें हैं वो हमने कर ली थी। हमने कई सारी बातें संविधान के निर्माण के संबंध में हमने कर ली थी, जिसमें हमने ये जाना था कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, बन के तैयार कब हुआ। तो हमने आपको बच्चों बताया था कि जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 में। जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें ये बातें हो गई थी। उसी के बाद हमने कहा था कि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा भारतीय संविधान था उसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। और इसी के साथ बच्चों हमने कहा था कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्य आए थे बच्चों? 284। और इसी के साथ हमने बात की थी बच्चों वो जो 284 सदस्य आए थे वो कितने सदस्यों में से आए थे? तो वो आए थे 299 में से, क्योंकि संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या 389 से घट के कितनी रह गई थी बच्चों? 299 रह गई थी। उसके बाद बच्चों हमने जो लास्ट बिंदु पे बात की थी लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। तो बच्चों हमने उसकी जो तिथि बताई थी वो बताई थी बच्चों 26 जनवरी 1950। हमने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान पूर्ण रूप से। तो इसी के साथ बच्चों हमने एक बात ये की थी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो बनके तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। भाई हमारा संविधान बनके तैयार कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को। और हमने कहा था कि इसी दिन कैसे लागू हुआ था? वो आंशिक रूप से लागू हुआ था बच्चों। कैसा लागू हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था। हमने कहा था कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो हमने कहा था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो आपके लिए जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा गया था ये कहा था कि आप कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे कि भैया जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद 2 महीने का जो गैप है, 2 महीने का जो अंतराल है वो क्यों दिया गया? 2 महीने का अंतराल क्यों दिया गया जबकि संविधान पूरी तरीके से तैयार हो चुका था? तो अगर मैंने कहा था कि आपको उस कमेंट में आंसर देना, तो कुछ बच्चों ने दिया अभी, तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया है, ठीक है। जिसे नहीं पता है तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूं कि वो 2 महीने का अंतराल क्यों आया। तो बच्चों देखिए कि आपका बात है 1929 की, 1929 की, 1929 की बात है, ठीक है बच्चों। बात है 1929 की। और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एक अधिवेशन हुआ था और वो अधिवेशन प्रसिद्ध अधिवेशन है इतिहास में। और इस अधिवेशन का जो नाम था बच्चों, इस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का। और उस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी आपकी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने की थी बच्चों आपका लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ बच्चों? 1929 में। तो इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि आगामी वर्ष तक जो अंग्रेजी सरकार है वो भारत को आज़ाद कर दे, वो भारत को स्वतंत्र कर दे। यदि आगामी वर्ष तक भारत को आज़ाद नहीं करते हैं तो उन्हें टाइम दिया गया था लगभग 25 जनवरी तक का, 1930 तक का। तो ये कहा गया अगर वो भारत को आज़ाद नहीं करते तो आगामी वर्ष की यानी आने वाला वर्ष कौन सा होगा? 1929 के बाद बच्चों कौन सा वर्ष आएगा? 1930। तो ये कहा कि आगामी वर्ष की 26 जनवरी को, आगामी वर्ष की 26 जनवरी को हम आपका एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या हम स्वतंत्र हो गए थे 1930 में? नहीं हुए। वो एक सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस था। तो 26 जनवरी को जो है जो कांग्रेस के कार्यालय थे, ये जो और आपके उस समय के क्रांतिकारी संगठन थे, उन्होंने 26 जनवरी को 1930 से एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो है शुरुआत कर दी। और अब ये जो 26 जनवरी को जो प्रक्रिया चली ये 1930 से प्रारंभ हुई और बच्चों ये चली
26 जनवरी 1947 तक। और उसके बाद बच्चों आपको पता कि जो अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, अंग्रेजों ने जो भारत को आजादी दी वो कौन सी तिथि थी बच्चों? वो थी 15 अगस्त 1947। अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे 26 जनवरी से, लेकिन हमें जो आजादी प्राप्त हुई बच्चों वो कब हुई? 15 अगस्त को। कब प्राप्त हुई बच्चों? 15 अगस्त को। तो अब मैटर ये हो गया कि जब हमें अंग्रेज 15 अगस्त को छोड़ के गए तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता दिवस तो कब मनेगा? 15 अगस्त को मनेगा। लेकिन जो हम 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे तो इस 26 जनवरी की एक वैल्यू रखनी थी। तो जब संविधान सभा बैठी तो संविधान सभा ने यह चीज तय की कि भारतीय संविधान का निर्माण कभी भी हो जाए, संविधान बनकर तैयार कभी भी हो जाए, लेकिन हम उसे जो लागू करेंगे वो कब करेंगे बच्चों? वो करेंगे 26 जनवरी को, ताकि वो जो 1930 में हमने परंपरा शुरू की थी उस 26 जनवरी की, जो 26 जनवरी तारीख थी, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो सम्मान है वो बचा रहे। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया जब 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 1950 में लागू क्यों किया, 2 महीने का अंतराल क्यों दिया गया? तो भैया 2 महीने का अंतराल दिया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की वजह से, लाहौर अधिवेशन की वजह से, जिसमें यह घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 से। ठीक है बच्चों, तो याद रखना। ठीक है, तो हमारी ये चीजें होगी थी। तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान का निर्माण। एक लंबा टॉपिक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के निर्माण की, ये लगभग आपकी 4th क्लास है या आपकी 4थी क्लास है, 4थी क्लास है, और इसी के साथ ये अंतिम क्लास भी है। संविधान के निर्माण की ये लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास है। इसमें संविधान का जो निर्माण है वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे संविधान में, जिसके अंतर्गत हम अनुसूची पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, हमारी जो प्रस्तावना है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग आज ये संविधान के निर्माण की जो है अंतिम क्लास होगी। तो बच्चों हमने लास्ट बात की थी कि भारतीय संविधान लागू कब हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। आज जो बच्चों हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज प्यारे बच्चों जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम संविधान के निर्माण से संबंधित, संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों जो आज हम बात करेंगे संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अगर हम पहले फैक्ट्स की बात करें बच्चों, तो ये जग जाहिर बात है, ये सभी को बताया आपका। तो हमारा पहला जो तथ्य हो जाएगा वो जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो बच्चों सभी को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बच्चों यहां पे मैं लिख रहा हूं संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा बच्चों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें कुल धनराशि कितनी खर्च हुई, यानी कि जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें लगभग संविधान सभा द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया, कितना व्यय हुआ। तो अगर हम संविधान के निर्माण में लगी धनराशि की बात करें तो संविधान के निर्माण में कुल जो बच्चों धनराशि खर्च हुई थी वो हुई थी 63,96,729 रुपये। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख रहा हूं, जो नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स बना सकते हैं। बाकी हमने कहा था कि आपको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली के नाम से। आपको हर कोशिश की जाएगी कि आपको जो नोट्स है वो सारे नोट्स जो जीएस के हैं वो आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिए जाए क्लास वाइज। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं संविधान के निर्माण में
संविधान के निर्माण में कुल धनराशि, संविधान के निर्माण में कुल धनराशि 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 729 रुपये खर्च हुए। तो कितने खर्च हुए भैया? 63,96,729 रुपये। निर्माण में टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पैसे खर्च कितने हुए? 63,96,729। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि संविधान जो तैयार हुआ, संविधान की जो पुस्तक पर हस्ताक्षर हुए, तो वो जो हस्ताक्षर, सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था? अगर हम पहले हस्ताक्षर की बात करें बच्चों, तो संविधान की पुस्तिका पर जो पहला हस्ताक्षर किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यदि बच्चों हम अंतिम हस्ताक्षर की बात करें, तो अंतिम हस्ताक्षर जो किया गया था वो किया गया था बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो यहां पे हम लिखते हैं बच्चों, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने किया। वहीं तो पहला हस्ताक्षर किसने किया बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वहीं अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो बच्चों पहला जो हस्ताक्षर किया है हमारा, तो पहला हस्ताक्षर किसने कर दिया बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया। और जो हमारा अंतिम हस्ताक्षर कर दिया बच्चों, वो अंतिम हस्ताक्षर किसने किया बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। तो अंतिम हस्ताक्षर किसने किया है संविधान पर? वो क्या है बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जबकि पहला जो हस्ताक्षर किया है वो किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान के निर्माण में जो कुल धनराशि खर्च हुई है वो हुई है 63,96,729। और टाइम कितना लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठो। ठीक है। तो आपका जो पहला हस्ताक्षर किया वो किसने किया? पंडित नेहरू ने। और जो अंतिम हस्ताक्षर किया है वो किसने किया है? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। ठीक है। अब इससे अगर हम आगे की बात करें बच्चों, हमने कहा था कि हम संविधान से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो यदि बच्चों हम बात करें कि जो हमारी संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में जो पारसी कम्युनिटी थी, जो पारसी समुदाय था, पारसी समुदाय से भी एक व्यक्ति आए थे। पारसी समुदाय का जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था बच्चों, उस व्यक्ति का जो नाम था बच्चों वो था पीएच मोदी। तो संविधान सभा में जो पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था बच्चों, वो किसने किया था? पीएच मोदी ने किया था। तो मैं यहां लिखता हूं, संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व बच्चों पीएच मोदी ने किया था। तो संविधान सभा में पारसी समुदाय का जो प्रतिनिधित्व किया बच्चों वो किसने किया? पीएच मोदी ने किया। ये बच्चों चीजें याद रखना। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से भी कुछ व्यक्ति आए थे। यदि हम बच्चों एंग्लो इंडियन समुदाय से बात करें तो एंग्लो इंडियन समुदाय से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था बच्चों फ्रैंक जे एंथोनी। और यही जो फ्रैंक जे एंथोनी है ये बाद में लोकसभा में आने वाला पहला एंग्लो इंडियन भी था। तो जब हम फ्रैंक जे एंथोनी की बात करें बच्चों, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं फ्रैंक
जे एंथोनी, फ्रैंक जे एंथोनी, ये था बच्चों हमारा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ये था बच्चों हमारा एंग्लो इंडियन। फ्रैंक जे एंथोनी जो था बच्चों, ये था हमारा एंग्लो इंडियन, यानी कि संविधान सभा में जो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था बच्चों, वो किसने किया था? वो किया था बच्चों फ्रैंक जे एंथोनी ने किया था। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, कुल महिला सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो बच्चों संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? 15 थी। कितनी होगी बच्चों? 15 थी। संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे वो थे 389। तो उनमें से अगर महिला सदस्यों की बात करें बच्चों, तो महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में आने वाली एकमात्र, अगर हम मुस्लिम महिला की बात करें तो संविधान सभा में आने वाली एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उसका नाम था बच्चों बेगम एजाज रसूल। तो संविधान सभा में आने वाली एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी बच्चों, उसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में आने वाली एकमात्र, बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में आने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो बच्चों याद रखना कि संविधान सभा में आने वाली एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उसका नाम क्या था बच्चों? तो उसका नाम था बेगम एजाज रसूल नाम था। ठीक है बच्चों, अगर इससे हम आगे बढ़ के बात करें और अन्य तथ्यों के विषय में बात करें और जो हमारे अदर फैक्ट्स हैं उनके विषय में बात करें तो हम इसे रफ करते हैं। अगर आपको नोट करना होगा तो आप पॉज करके इन चीजों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में हम और बात करते हैं कि हमारे क्या फैक्ट्स थे क्या नहीं थे। तो संविधान सभा में आने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन होगी बच्चों? वो होगी हमारी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में आने वाली होगी बच्चों एकमात्र मुस्लिम महिला। इसी के साथ अगर हम बात करें तो संविधान सभा में जो 15 महिलाएं आई थी, तो उन 15 महिलाओं में से आपकी एक महिला ऐसी थी जो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करती थी, जो शेड्यूल कास्ट से आई थी। यदि शेड्यूल कास्ट से आने वाली हम महिला की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट से महिला आई थी बच्चों उसका नाम था दक्षयाणी बेलायुधन। तो आपका जो शेड्यूल कास्ट से आने वाली महिला थी उसका नाम था दक्षयाणी बेलायुधन। मैं लिख रहा हूं शेड्यूल कास्ट से आने वाली, यानी कि अनुसूचित जाति से आने वाली, शेड्यूल कास्ट से आने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला, शेड्यूल कास्ट से आने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल जो थी ये तो आपकी मुस्लिम महिला थी। नहीं, ये बच्चों गलत हो गया, से जो है हम दोबारा करते हैं। ठीक है, ये था हमारा जो पॉइंट था, बेगम एजाज रसूल तो मुस्लिम महिला थी। अगर हम बात करें संविधान सभा में आने वाली अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, संविधान सभा में आने वाली अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की एकमात्र महिला, शेड्यूल कास्ट की एकमात्र महिला
एकमात्र महिला दक्षयाणी वेलायुधन थी। दक्षयाणी वेलायुधन थी। दक्षयाणी वेलायुधन थी। दक्षयाणी वेलायुधन थी। तो जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जो जाति थी, तो अनुसूचित जाति से आने वाली जो एकमात्र महिला थी बच्चों, वो कौन थी हमारी? वो थी दक्षयाणी वेलायुधन थी। दक्षयाणी वेलायुधन थी। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा में देशी रियासत से भी एकमात्र महिलाएं थी। अगर हम देशी रियासत से आने वाली महिला की बात करें, अगर हम देशी रियासत से आने वाली महिला की बात करें तो देशी रियासत से आने वाली, देशी रियासत से आने वाली एकमात्र महिला, देशी रियासत से आने वाली एकमात्र महिला एनी मस्किरनी थी। एनी मस्किरनी थी। तो हमारी जो संविधान सभा में देशी रियासत से महिला आई थी वो हमारी ये थी। और जो एनी मस्किरनी थी ये किस रियासत से आई थी? अगर हम रियासत की बात करें तो उस समय हमारी रियासत थी त्रावणकोर रियासत थी। रियासत कौन सी थी हमारी? त्रावणकोर रियासत थी। त्रावणकोर रियासत थी, जो उस समय अगर देखा जाए तो आपका लगभग केरला में पड़ती है। तो आपका देशी रियासत से आने वाली संविधान सभा में एकमात्र महिला कौन थी बच्चों? एनी मस्किरनी। इसी के साथ अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट से आने वाली जो एकमात्र महिला थी वो कौन थी? दक्षयाणी वेलायुधन थी। दक्षयाणी वेलायुधन थी। दक्षयाणी वेलायुधन थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें संविधान सभा से जुड़े हुए, अगर हम और तथ्यों की बात करें और फैक्ट्स की अगर हम बात करें संविधान सभा से जुड़े हुए, ठीक है, तो बच्चों 1 मिनट रुकेंगे, पानी पीते हैं, उसके बाद जो है क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्या करना लिया मुझे देखे क्या कैमरे में नहीं आ रहा। तो आइए बच्चों क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। ठीक है। तो हमने कहा कि जो संविधान सभा में आने वाली एकमात्र देशी रियासत से जो आने वाली महिला थी उसका नाम क्या था? तो एनी मस्किरनी थी। और जो एनी मस्किरनी कहां से आई थी? तो आई थी बच्चों त्रावणकोर रियासत थी। वो आई थी त्रावणकोर रियासत से। तो इसी प्रकार अगर बच्चों हम बात करें, इसी प्रकार अगर हम बच्चों संविधान सभा से जुड़े हुए और फैक्ट्स की और तथ्यों की बात करें तो हमारा जो भारतीय संविधान जो था हमारा वो हस्तलिखित था। तो उस भारतीय संविधान को जो ओरिजिनली लिखने का काम किया था, जो भारतीय संविधान को ओरिजिनली लिखा था, जो भारतीय संविधान ओरिजिनली हस्तलिखित था, अगर उस व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद ये आया कि इसे क्रमबद्ध तरीके से एक जो किताब है उसमें लिखा जा। तो कई सारे लोगों ने इसमें सुझाव दिया कि जो हम भारतीय संविधान है उसे हम क्या टाइप करा लेंगे, लेकिन संविधान सभा के अधिकतर सदस्य इस चीज पर सहमत थे कि जो भारतीय संविधान है वो हस्तलिखित होनी चाहिए। तो फिर इसके लिए बात आया कि किस व्यक्ति पे जो है भारतीय संविधान लिखवाया जाए। तो फिर एक व्यक्ति जो है चूज किए गए जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन व्यक्ति का जो नाम था वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पंडित नेहरू थे, उन्होंने बात की, उनसे कहा कि भाई आपको भारतीय संविधान जो है उसे लिखना है। तो उसी के साथ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से ये चीज़ें पूछी गई कि भाई आप जो लिखोगे तो उसका जो परिश्रमिक है वो क्या लोगे आप। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उन्होंने कहा कि भाई मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए संविधान लिखने का, लेकिन बस मेरी एक शर्त यह है कि जो संविधान की जो पुस्तक होगी उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर होंगे, और इसी के साथ जो अंतिम पृष्ठ होगा उस अंतिम पृष्ठ पर मेरे जो दादा हैं उनका नाम होगा। तो अगर हम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के दादा के नाम की बात करें तो उनके जो दादा थे उनका नाम था रामदास। तो उन्होंने जो अपने दादा हैं उन अपने दादा का नाम जो है संविधान के जो अंतिम पृष्ठ था, अंतिम पेज था, उस पे नाम लिखा था। तो लिखते हैं आपका, मैं लिख रहा हूं पॉइंट, भारतीय संविधान प्रेम बिहारी
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है और संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर इनके हस्ताक्षर हैं। और संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर इनके हस्ताक्षर हैं। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर इनके हस्ताक्षर हैं। इसी के साथ अंतिम पृष्ठ पर इनके दादा रामदास का नाम लिखा हुआ है। 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 यानी कि जो अंतिम पृष्ठ है, अंतिम पृष्ठ पर जो इनके दादा थे, इन्होंने अपने दादा का नाम लिखा था। ठीक है, तो यानी कि भारतीय जो संविधान हो गया वो किसके द्वारा हस्तलिखित हो गया बच्चों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और ये क्वेश्चन जो बच्चों यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 19 के समथिंग 18-19 में, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका कि जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो मोस्टली बच्चों उसमें जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर आंसर लगा कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो भारतीय संविधान की जो किताब बनाई गई, उस किताब पर बच्चों कलाकृति भी की गई थी। उस किताब पर कलाकृति की गई थी, कुछ आर्ट्स की गई थी, ड्राइंग की गई थी। तो अगर उस कलाकृति की बात करें तो उस कलाकृति को बनाने वाले बच्चों दो व्यक्ति थे। एक था नंदलाल बोस और एक था राम मनोहर सिन्हा। तो मुझे भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का काम किसने किया? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का कार्य। जबकि हस्तलिखित किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। तो मैं पॉइंट लिखता हूं आपका, भारतीय संविधान पर कलाकृति, भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का कार्य, भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का कार्य नंदलाल बोस व भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का कार्य नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा ने किया था। राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो भारतीय संविधान पर जो कलाकृति की थी बच्चों, जो ड्राइंग्स की थी, जो आर्ट की थी, वो आर्ट्स या कलाकृति जो करने का जो कार्य किया था बच्चों, वो किसने किया था? तो दो व्यक्ति थे। एक था हमारा नंदलाल बोस और जो दूसरा व्यक्ति था बच्चों वो था राम मनोहर सिन्हा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे और तथ्यों की और फैक्ट्स की अगर बच्चों हम बात करें, और अगर तथ्यों की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान की एक समिति थी, प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का एक जो अन्य नाम था वो क्या था? पांडुलेखन समिति भी था। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को पांडुलेखन, प्रारूप समिति को पांडुलेखन, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। जो BR अम्बेडकर हैं उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय
संविधान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी बच्चों प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी वजह से इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। क्योंकि बच्चों आधुनिक भारत का मनु इस वजह से कहा जाता है, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति को यह माना जाता है कि मनुस्मृति दुनिया की पहली ऐसी किताब थी जिसमें जो नियम बताए गए थे, समाज में जो रहने के नियम है, आपके एक प्रकार से वो कानून या संविधान निर्माण से संबंधित पुस्तक थी। और अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। इसी वजह से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत के मनु की संज्ञा दी गई। तो बच्चों यदि बात करें, हमारा यह टॉपिक था आज भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित। तो आज भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित हमारे जितने महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते थे, वो हमने कवर अप किए। तो बच्चों आप इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का जो आपको विषय में बता रखा है कि आपको तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और आपको जीएस के नोट्स जो है क्रमवार तरीके से वहीं मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।